ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। A mind needs books as a sword needs a headstone if it is to keep its edge. पढ़ा कहीं? कहाँ पढ़ा? लाइब्रेरी में। कौन सा वाला कोट है? ब्लू कलर का। कुछ समझा? क्या समझा तुझे आप इसमें? इंटरैक्टिव है, बहुत बेसिक है, कुछ बहुत रिपीट करो नहीं रिपीट तो ठीक है, आपने पढ़ा उससे आप क्या समझे? जिन्होंने पढ़ा मैं बताऊंगी उसका अर्थ, रिपीट भी कर दूंगी। क्या समझे कुछ? कोशिश की? क्या की? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती। जॉर्ज आर मार्टिन एक राइटर है, जिंदा है वो। उनके बुक्स में एक आता है, माइंड नीड्स बुक्स एज अ स्वॉर्ड नीड्स whetstone। क्या होता है, कोई युद्ध पे जा रहा है और तलवार लेकर जा रहा है। ऐसी तलवार चलेगी क्या युद्ध में कि 10-15 साल से जंग खा रही है, युद्ध के दिन निकाल ली और चल पड़े युद्ध पे। काम करेगी? नहीं करेगी। क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि युद्ध में कहीं टिक ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति। उस व्यक्ति का खात्मा होना, उस व्यक्ति का मर जाना तो निश्चित ही है। क्या जरूरी है कि वो युद्ध के पहले प्रिपरेशन के रूप में तलवार चलाने की कला तो सीखे ही, परंतु कला आती भी हो पर औजार सही नहीं हो। मतलब यदि तलवार को धार नहीं हो तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तलवार को धार होना जरूरी है। whetstone मतलब वो चीज जिससे तलवार को या फिर ऐसी चीजों को धार की जाती है, whetstone, राइट? जिस तरह तलवार को धार की जरूरत होती है, वरना बचना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जॉर्ज आर मार्टिन की बुक्स में एक पुराने दौर में वो लेके गए हैं, कल्पना लोक के एक वर्ल्ड है जहाँ पर जिसके बेस पर चलो छोड़ो, लेकिन वहाँ पर कल्पना लोक की दुनिया में लेकर गए हैं वो, जहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दिखाया है जिसमें एक तो भाई रहते हैं, सभी भाई नहीं, उसमें एक भाई योद्धा होता है और वो अपने दूसरे भाई से पूछता है, जो योद्धा तो नहीं होता है, वो पढ़ता बहुत है, तो वो पूछता है व्हाई डू यू रीड सो मच। उसके उत्तर स्वरूप वो ये कहता है कि अ माइंड नीड्स बुक्स एज अ स्वॉर्ड नीड्स whetstone। एक योद्धा को उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी तलवार को धार करने की जरूरत होती है तभी तुम जीत सकते हो, वरना तो तुम जिंदा भी वापस नहीं आ सकते। उसी तरह दिमाग को तराशने के लिए, धार करने के लिए किताबों की जरूरत होती है। इफ इट इज टू कीप इट्स एज मतलब धार। अगर धार बनाए रखनी है तो उसको तराशना जरूरी है, नहीं तो जंग लग जाती है औजारों की तरह दिमाग को भी। इसलिए आपने सुना होगा, जैसे आपको कुछ याद है, बचपन में आपने याद किया है तो आपको उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। या किसी भी चीज़ को आपने रिवीजन शब्द बहुत सुना होगा, स्कूल में आपको रिवाइज करना है। रिवीजन का क्या फायदा है? एक बार पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद क्या, उसका मेंटेनेंस कैसे हो, धार कैसे बनी रहे, वह तराशना कहलाता है। दिमाग को कैसे तराशा जाता है? दिमाग को तराशा जाता है किताबों के थ्रू। दिमाग को तराशने के लिए विचारधारा, अच्छी विचारधारा काफी है, पर अच्छी विचारधारा का मूल, अच्छी विचारधारा का बैकग्राउंड, अच्छी विचारधारा का बेस सिर्फ किताबें ही बना सकती हैं। एजुकेशन कह लो, एजुकेशन उस एजुकेशन की बात नहीं है कि आप स्कूल में जाके आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जैसे तैसे, उस एजुकेशन की बात नहीं है। सच्चे अर्थ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। हमें बेसिक नेसेसिटीज़ पता है, व्यक्ति की बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? सर्वाइवल करना है, अगर आपको जिंदा रहना है तो बेसिक चीज़ें क्या है ज़रूरी आपको सर्वाइवल के लिए? खाना पीना,
फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना पीना रहना, बेसिक नीड्स मानी जाती हैं। खाना पीना रहना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हर एक व्यक्ति को इसका ये होना चाहिए टू लिव अ गुड लाइफ, टू लिव अ प्रॉपर लाइफ। ठीक है, अगर इसमें से एक की भी कमी होती है तो वो बेसिक नेसेसिटीज में कमी मानी जाती है, जिससे व्यक्ति का जीना ही दुभर हो सकता है। आप जानते हैं एक और बेसिक नेसेसिटी भाई हो गया बस, ठीक है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा और एक नेसेसिटी ऐड की गई है। व्यक्ति के जीवन के लिए क्या जरूरी है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसके अलावा एक और नेसेसिटी है एजुकेशन। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, आजकल बुक्स में आप कहीं पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज फॉर अ ह्यूमन बीइंग, वहां फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये बात जग जाहिर है, ये बात सब लोग समझते हैं कि बस करना है भाई, मन नहीं लग रहा है आपका, कोई दिक्कत है? मैं यहाँ वहाँ मत देखो, ठीक है, इनडिसिप्लिन नहीं। एजुकेशन की जरूरत इसलिए लगी क्योंकि वो भी समझते हैं कि व्यक्ति के अच्छे सर्वाइवल के लिए जिस तरह फूड के बिना व्यक्ति का जीवन दुभर हो सकता है, जिस तरह क्लोथिंग के बिना, कपड़ों के बिना व्यक्ति का जीवन दुभर हो सकता है, अगर शेल्टर, किसी को रहने के लिए घर ही नहीं है, उसके बिना रहना दुभर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है तो ऐसा माना जाता है इसके अलावा कोई भी चीजें हैं तो आपके पास काफी है और वो लग्जरी के दायरे में जाता है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के बाद अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, ये सब लग्जरी में है क्योंकि इनके नहीं होने से भी ऐसी दुभरता नहीं होती। पहले के जमाने ऐसे गए हैं जब लोग इन चीजों के बिना रहे हैं और अच्छे से रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। भाई पीछे खड़े हो जाओ, मैं बात वापस नहीं कहूंगी, ठीक है विराज। इसलिए नारा था जय जवान जय किसान, सुना है आपने? कुछ इसके साथ और एक सुना है? हाँ। क्या? जय विज्ञान। जय विज्ञान, ये मुख्यतः नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान। फिर जरूरत लगी, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाल बहादुर जी शास्त्री ने इस चीज को ऐड किया, जय विज्ञान। उन्हें जरूरी लगा अगर ये चीजें जरूरी हैं, यूथ जरूरी है, लेबर जरूरी है, लेकिन विज्ञान, एजुकेशन का क्या, लिटरेसी का क्या? अगर यही नहीं होगी तो बाकी चीजों का कुछ पॉइंट ही नहीं है, कुछ अर्थ ही नहीं बनता है। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी हमेशा से था। लोगों को कभी कभी जरूरत भाषित नहीं होती है तो उनको बताना जरूरी होता है। लोग इसका भी अगर कहते हैं कि दावा करते हैं कि हमें अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, हम अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सबका कारण लैक ऑफ एजुकेशन है। आपके सामने सुबह भी बहुत बड़े लेखक, पत्रकार, उन्होंने भी उनके जीवन की बहुत प्रेरणास्पद बातें बताई। परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन अगर आप एजुकेशन से दूर रह जाते हैं तो आप, जैसे मान लो कोई बचपन में ही ऐसा माता पिता सोचे कि पैसे तो बहुत कम है, हम पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं बच्चों को, तो इनको अभी से काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी बातें होती हैं तो वो अपनी फैमिली को ऐसा नहीं कर रहे कि पैसा कमा रहे हैं, फैमिली को बहुत अच्छी परिस्थिति में लेकर आ रहे हैं, बच्चों को छोटी उम्र से पढ़ाई नहीं कराकर, काम में लगाकर, बल्कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो वो पेरेंट्स खुद अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार के ये इंश्योर कर रहे हैं कि अभी तो अच्छे से आप जी ही नहीं पा रहे हैं, आप आगे भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन, अगर आज आपके पास एजुकेशन है तो आप एजुकेशन, अब इसका भी हम अर्थ करेंगे विविध क्षेत्र में एजुकेशन क्या है, आज के अर्थ में क्या किया जाता है एजुकेशन का अर्थ। पर किसी भी तरह का अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप आगे कभी भी
ठीक से नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। अब फिर एक बात आती है, एजुकेशन कहना किसको? क्या डिग्रीज एजुकेशन है? क्या डिग्रीज एजुकेशन है? आपने बहुत बड़ी डिग्रीज ले, क्या वो एजुकेशन कहलाएगा? लोग में मानते हैं आपके पास डिग्रीज है, आप सर्टिफिकेट दिखाइए, और वेल एजुकेटेड, वेल रेड, लेकिन सचमुच ऐसा नहीं है। एजुकेशन बहुत चीजों पर निर्भर करता है। एजुकेशन का या लिटरेसी का या पढ़ने का या किताबों का मुख्य उद्देश्य आपको एक मात्र, ये तो आज बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया हो गई है जिसके कारण आपको सर्टिफिकेट देकर आगे प्रमोट किया जाता है, आपको सर्टिफिकेट देकर जॉब दी जाती है, आदि आदि आदि। पर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है टू प्रमोट अ बेटर लाइफ, टू मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग्स। किताबें सिखाती है सच्चा मानव बनाना। फिर मैं सुबह को रेफरेंस देना चाहूंगी, आपने सुबह का अगर सुना होगा। किताबें सिखाती है कि हम अच्छा मानव कैसे बने, हम ये कैसे करें, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको ठीक तरह से कैसे करें, इस तरह से कैसे करें कि हमारे आसपास वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ये हमें किताबों से सीखने को मिलता है। जितने भी दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सभी पढ़ते हैं। आप एक चीज उनमें कॉमन पाएंगे, वे सभी पढ़ते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट है, पता है? हाँ। नाम सुना है? ठीक। वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में, वो तो ऊपर नीचे चलता रहता है, पर टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में जनरली उनका नाम रहता है। वे कहते हैं, उनका रीसेंट स्पीच है, वे कहते हैं बैठो भाई, मस्ती मत करो। वे कहते हैं मैं रोज 5 से 6 घंटा पढ़ता हूँ। देखिए, एक सोचने की बात है। आज आपने देखा होगा, आपने घर पे ही देखा होगा, आप ने अगर आप कभी अपने माता को, पिता को कहें कि आप 3-4 घंटे निकालिए, पढ़िए, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी पढ़िए, तो वे कहेंगे कैसे टाइम मिलेगा, धंधा संभालना है, ये करना है। मतलब लाखों करोड़ों ही नहीं झेल पा रहे हैं लोग। तो वहाँ लोग, वो वॉरेन बफेट मतलब दुनिया के टॉप रिचेस्ट पीपल, मतलब अथाह संपत्ति है, दुनिया पे राज कर रहे हैं, उनके इशारों पर कितनी चीजें, देश की चीजें, नियम आदि बदल जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं 5 से 6 घंटा दिन में निकालता हूँ पढ़ने के लिए। वे बताते हैं कि मैं 5-6 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, मैं हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे बायोग्राफीज पढ़ने का बड़ा शौक है। एक इमर्सन नाम के, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, आपके स्कूल में पोएम्स वगैरह हैं इनकी? इमर्सन इंग्लिश लिटरेचर में होनी तो चाहिए, लेकिन ठीक है। उन्होंने कहा है, ग्रेट लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल टीच यू दैट यू कैन। मतलब अच्छे ग्रेट पीपल, बहुत महान जो पुरुष होते हैं, उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि यू कैन, आप भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप एक पैटर्न नोट करेंगे, जो महापुरुष होते हैं, जिनकी कथाएं लिखी जाती है, जिनके बारे में लिखा जाता है, बहुत अच्छी स्थितियों से नहीं उभरे हुए होते हैं। आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना होगा, क्या सुना है? क्या सुना है? स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते। हाँ? स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ के, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते थे, क्लास के बाहर। हाँ ठीक, क्लास के बाहर बैठ के। उनके पास ये कई लोगों में ये कॉमन चीज रही है। आप और भी महान पुरुष उठा के देखेंगे, अब्राहम लिंकन वगैरह, किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे इनके पास। तो ये अंबेडकर जी उधार लेते थे अपने दोस्त से बुक, और उनकी बुद्धिशाली कह लो या उनमें इतनी धगज थी कह लो, वो बुक्स लेते थे, पढ़ते थे, अपने डेडलाइन के पहले दे देते थे, रिटर्न करते थे, उधार लेते थे। क्योंकि वो बुक्स उधार लेते थे, मतलब मुझे 1-2 दिन के लिए दे दो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको पढ़ के वापस दे दूंगा। और उनको कहते हैं कि पेज टू पेज याद, वो बता देते थे कि इस किताब के इस पेज पर ये चीज लिखी है, क्योंकि वो इतने ध्यान से, इतनी लगन से उस चीज को पढ़ते थे। पता नहीं ये चीज वापस मिलेगी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत, ये सोचने की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इतना
इजीली सब कुछ अवेलेबल है तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, दिल में उसकी कीमत कम होती जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये अंतर्निरीक्षण की बात है, क्योंकि देखने में आता है कि जो चीज हमें इजीली प्राप्त होती है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। समटाइम इट टेक्स एब्सेंस ऑफ थिंग्स टू मेक अस वैल्यू देम। होता है, घर की मम्मी पापा के साथ रहे तो कितनी वैल्यू आती है? नहीं, ठीक है, काम है, कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, हमारे लिए खाना बनाना तो काम है। अभी यहाँ आते हो और वहां जाते हो, अरे मम्मी आपके हाथ का खाना, कभी बोला नहीं होगा पहले, हॉस्टल के पहले। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एब्सेंस मेक्स अस वैल्यू थिंग्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें किताबों की वैल्यू करने के लिए फिर उस दौर से गुजरना पड़े कि हमारे पास किताबें ना हो? कई लोगों को आप देखेंगे, सावरकर आदि लोग, जिनके पास कुछ लिखने के लिए नहीं रहता था, इवन लिखने के पैसे नहीं, पेन के पैसे नहीं और व्हाटएवर पेंसिल के पैसे नहीं, तो वो कोयले से लिख लिख कर अपना काम चलाते थे। कई किताबों के संबंध में तो कितने ही महापुरुषों से, जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं बता सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने ओशो का नाम सुना होगा? ओशो का नाम सुना? नहीं सुना? ओशो बड़े ही फेमस दार्शनिक, ठीक हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अभी उनके जीवन काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। कंट्रोवर्शियल समझते हैं? कंट्रोवर्सी से भरा हुआ मतलब विवादास्पद रहा है, लोगों ने उस पर प्रश्न उठाए हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा कहा है। लेकिन ऑल दैट असाइड, उन सबको अभी थोड़ा बाजू में रखते हुए, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि ओशो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। किसी को संदेह नहीं है। इवन जो लोग उनके क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज समझते हैं, जो उनको निगेशन में बोलते हैं, उनके विरुद्ध बोलते हैं जो लोग, इवन उन लोगों को भी ये संदेह नहीं है कि वे एक्सट्रीमली वेल रेड, एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड पर्सन थे। ओशो को एक स्पीच सुन रही थी, उनका खुद का है, खुद ने उन्होंने बोला है और मुझे बड़ा स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी सुनना चाहिए ऐसी चीजें। वे कहते हैं कि मुझे आज बताना था, अब वो मैं स्पीच सुन रही थी लाइब्रेरी के निमित्त से, मैं इतना भी नहीं रुक पाई कि मैं घर वालों को बता सकूं कि स्पीच तक रुक जाऊं या फिर बाद में बता पाऊं। मुझे तुरंत बताने की भावना हुई, मुझे इतना अच्छा लगा। बचपन से उनको पढ़ने का बहुत शौक था ओशो को, बचपन से। वो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से आज तक किताबों के अलावा किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगे। जब भी पैसे मांगे सिर्फ और सिर्फ किताबों के लिए पैसे मांगे। वो अपने पिताजी से कहते थे ओशो, When I ask you to give me money for books, you better give it. आप अच्छा ही होगा कि आप मुझे पैसे दे दें जब मैं पैसे मांगता हूँ किताबों के लिए, तो otherwise I will have to steal it. नहीं तो मुझे चुराने पड़ेंगे पैसे, and that blame will be on you. और वो उसका ब्लेम आप पर आएगा, आपने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया। वो सुना रहे थे, बचपन में उन्होंने अपने पिताजी से बोला था, उनके पिताजी ने कहा नहीं नहीं भाई तुम आके ले लिया करो पैसे जितने चाहिए किताबों के लिए। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में, ओशो की पर्सनल लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबें थी। ये 300 है अपने पास, आप अंदाज लगा सकते हैं मल्टीपल्स में कि कितनी किताबें होंगी। 1.5 लाख किताबें थी। वे कहते हैं मेरे वो 15-20 मिनट का स्पीच है, पूरा सुनने लायक है, बड़ा अच्छा। वो कह रहे थे कि मेरे भाई बहन भी मेरी किताबों की बड़ी रखवाली करते थे, बड़ी इज्जत करते थे और किसी भी व्यक्ति को छूने नहीं देते थे, बाहर के व्यक्ति को मेरी किताबें छूने नहीं देने का मतलब ये है कि ताकि कोई खराब नहीं करते। हमें बहुत प्यारी चीज होती है, अजीज चीज होती है, तो आजकल ऐसे होता है ना, बच्चे फोन कोई छूने लगे उनका तो पसंद नहीं आता है, फोन छूने लगे, लैपटॉप छूने लगे। हमें जो प्यारी चीज होती है हम उसका दूसरे के द्वारा यूज नहीं चाहते हैं, हमारी चीजें हमारे पास ही रहे पर्सनल। वैसे उनके लिए किताबें थी। वो किसी और के द्वारा वो उसकी भी एक कहानी बताते हैं कि एक बड़े PhD प्रोफेसर आए, उनकी किताब में नोट कर दिया उन्होंने, ओशो ने उनको बहुत डांटा, ओशो छोटे ही थे। खैर 1.5 लाख किताबें थी और सारी उन्होंने पढ़ी हुई थी। 1.5 लाख की 1.5 लाख।
उनके माता पिता कहने लगे थे बाद में, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लाइब्रेरी इन आवर हाउस। पहले हमारे घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। नाउ वी हैव अ स्मॉल हाउस इन द लाइब्रेरी। अब हमारे घर में अब इस लाइब्रेरी में हमारे लिए छोटा सी रहने की जगह बच गई है। समझ रहे हैं आप? इतनी किताबें हो गई थी कि रहने के लिए जगह नहीं थी। बड़ी प्रेरणा देती है ये चीजें, क्योंकि जैसा वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक राइटर हुई है, उन्होंने कहा है, रीड 1000 बुक्स एंड योर वर्ड्स विल फ्लो लाइक अ रिवर। हजारों किताबें पढ़ो और आपको बोलने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। हम लोगों को देखते हैं और हम सोचते हैं ये इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं, ये कुछ इनको अचानक कुछ बोलने को बोलते और ये इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं। या फिर आपने सुबह एक लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, पढ़ने लिखने की तो इतनी ताकत है कि सिर्फ इतनी ताकत नहीं है कि आप बोल सकते हैं। आजकल तो हर क्षेत्र में आप उन्नति कर सकते हैं पढ़कर, इवन इकोनॉमिकली। किन्हीं का ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर पढ़ते ही रहेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन ये जो फिल्म मेकर्स में जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं, आदि होते हैं, ये सब लिखने की वजह से ही तो अर्न कर पाते हैं। कहने का ये मतलब है, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि लर्निंग से, रीडिंग से आप पीछे पड़ जाते हैं। उल्टा आई विल स्टेप गो अहेड। आगे जाकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सक्सेस ही पाते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास लोक में तथाकथित सक्सेस है, अच्छा कमाते हैं, पर वो पढ़ते नहीं हैं, वो ना कभी जीवन में पढ़ा है ना आगे पढ़ते हैं, उनके विचारधारा को, उनके जीवन को कोई दिशा ही नहीं मिल पाती है। सक्सेसफुल होकर भी वो नाकामयाब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दुखी ही रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल की स्थितियों में भी खुश रहना एक पढ़ने वाले जीव के ही बस की बात हो पाती है। इवन हमें जो तामझाम की दुनिया दिखती है, हमें मूवीज अच्छी लगती है, ये स्टार्स का जीवन अच्छा लगता है। एक शाहरुख खान बहुत वेल नोन एक्टर हैं। फिर पर्सनल विवादों में तो कोई पॉइंट नहीं है। आज दुनिया के, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी, दुनिया के कुछ रिचेस्ट एक्टर्स का लिस्ट आया था, जिसमें 4th नंबर पे दुनिया में रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान है। दुनिया बड़ी इनकी लैविश लगती है, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं, इनको तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा लगता है, इन लोगों को पता नहीं किस चीज के पैसे मिल जाते हैं। लगता है ऐसा नहीं होता है। शाहरुख खान कहते हैं, मेरे पास खुद की कम से कम 15 से 20 हजार किताबें हैं। 3 किताबें मैं एक टाइम पे पढ़ता रहता हूँ। कार में एक अलग पढ़ता हूँ, सोने के पहले एक अलग पढ़ता हूँ, अलग फ्री टाइम मिलता है मैं उसमें अलग पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। कहने का मतलब ये है, पढ़ने से ना लघुता आती है, पढ़ने से मात्र एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार ही होता है, हर तरह का उद्धार होता है। कुछ फ्रंट्स पे मैं बात करना चाहूंगी। पहली बात तो पढ़ने से हम पर्सनल डेवलपमेंट से शुरू करें तो हमारी विचारधारा बहुत सशक्त हो जाती है। विचारधारा सशक्त होने का मतलब क्या है? सुनने में ये वर्ड बड़े एब्स्ट्रैक्ट से लगते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है? विचारधारा सशक्त होने का मतलब है कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, किसी भी तरह की अच्छी या बुरी परिस्थिति आती है, जो व्यक्ति पढ़ता है उसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है। किसी भी चीज में बहुत आनंदित नहीं होना, किसी भी चीज में बहुत खेद व्यक्त नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। अगर आप बहुत आनंदित होते हैं, आप रोते भी उतना ही हैं, आप खेद भी उतना ही करते हैं। आप खुश कम होते हैं तो आप खेद भी कम करते हैं। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में बैलेंस बहुत रहता है, धैर्य बहुत रहता है, किसी भी चीज को संभालने की ताकत बहुत रहा करती है। विचारधारा सशक्त होती है मतलब हमें मेंटल ब्रेकडाउन जिसको कहते हैं, मानसिक रूप से टूट जाना, तनाव, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, उससे हमें ग्रेट डील में किताबें बचाती हैं। इसकी भी अलग अलग किताबें भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ किताबें होती हैं जो आपको सीधा सीधा बताती हैं कि आप तनाव मुक्त कैसे रहें। अन्य जो नॉर्मल भी किताबें होती हैं वो आपको उस तनाव, टेंशन, चिंता से दूर कर देती हैं, आपको खुश करती हैं, आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाती हैं। मैं ये नहीं कहती आप हैरी पॉटर मत पढ़ो, क्यों मत पढ़ो,
वो भी अपनी एक दुनिया है। आपको लोग ड्रग्स लेते हैं, पता है क्यों लेते हैं? स्ट्रेस कम करने। स्ट्रेस कम करने के लिए। उन्हें क्या लगता है कि अब ड्रग्स लेंगे तो अभी की चिंता मिट जाएगी और कम से कम अभी के लिए हम खुश रह पाएंगे। वो बेचारे ये समझ नहीं पाते कि बुक्स आर मोर एडिक्टिव देन ड्रग्स। एडिक्टिव समझते हैं, एडिक्शन समझते हैं, व्यसन। किताबों का व्यसन ड्रग्स के व्यसन से ज्यादा मजबूत होता है और अच्छा होता है। ड्रग्स से तो सब तरह की बर्बादी होती है, लोक में निंदा का पात्र होता है, आर्थिक रूप से निंदा का पात्र होता है, स्वयं शरीर के लिए निंदा का पात्र होता है, उसकी लाइफ कम रह जाती है, उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाती है। वो व्यक्ति स्ट्रेस कम करने के नाम पर भी वो स्ट्रेस कम कर नहीं पाता है। कभी भी ड्रग्स से एडिक्टेड व्यक्ति वो हमेशा स्ट्रेस में ही जीता रहता है। परंतु किताबें ऐसी है जो आपको जड़ मूल से उस स्ट्रेस से उखाड़ देती है। टेम्पररी रिलीफ तो देती ही है, लेकिन मात्र पेन किलर का काम नहीं करती। एक आयुर्वेद की तरह उस स्ट्रेस की समस्या को जड़ मूल से ही उखाड़ देती है, क्योंकि किताबें आपको सोचने की एक दिशा देती है। कैसे दिशा देती है? महापुरुषों के जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि महापुरुषों का जीवन तो एक बहाना है कि उन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दी। वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में डगमगाए नहीं। मैं जैसा कि कह रही हूँ, आपने कल हमारा स्पीच हुआ था जिसमें आपने कितनी ही घटनाएं सुनी एक के बाद एक। पापा जी ने जो पुस्तकालय किया था, वीर सावरकर की वगैरह वगैरह। जेल में भी खुश रहा जा सकता है और महलों में भी दुखी रहा जा सकता है। बात जगह की नहीं होती है। ऊपर से लोगों को लगता है कि यहाँ रहेंगे तो खुश रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो दुखी रहेंगे। इट इज ऑल माइंडसेट। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप खुश या दुखी होते रहेंगे। फिर ये कहना चाहूंगी, माइंडसेट देने का काम किताबें करती है। टाइम इज अ रिवर, लाइफ इज अ रिवर एंड बुक्स आर द बोट्स। आपको कहीं भी जाना आना है, इतने हमारे पास पैसे थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि हम दुनिया का एक एक कोना में चले जाएं। आपका मन हुआ कि आप अमेरिका जाओ तो आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप तुरंत उठो और अमेरिका निकल लो। आपको 10 लोगों की परमिशन चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास अनुकूलता चाहिए, 1000 तरह की चीजें हैं। एक दूसरा भी तरीका है जाने का, किताबें। ये मत समझना कि किताबें कम पावरफुल है। अगर आपके पास सही किताबें हैं तो आपको उस चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा लगता है जैसे आप मान लो उसी दुनिया में जी रहे हैं। अपनी एक किताबों की अलग दुनिया हुआ करती है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले बहुत कुछ बोला था, मुझे पता भी नहीं था मुझे अलग से बोलना है। मेरे जितने जो भाव थे, मुझे लगता है ज्यादा तो मैंने वहीं पर बोल दिया था। अपन लाइब्रेरी में उस दिन बैठे हुए थे तब कि सोचने की दिशा देती है। कभी भी चलो इस बात पे भी हम आते हैं, कभी भी किताबों की तुलना अन्य चीजों से नहीं की जा सकती है। मैं उस दिन कह रही थी, मैं एक छोटे से कुछ वाक्यों में समराइज करूँ इस चीज को। हमें लगता है कि अगर हमें उसी चीज को जानना है तो हम टीवी के जरिए जान सकते हैं, हम मूवीज के जरिए उसी चीज को जान सकते हैं। आप किताबें क्यों लें हाथ में? मानती हूँ वो भी कलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ सेंस नहीं है, पर कभी भी मूवीज या टीवी या न्यूज आपका उतना कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं कर सकते जितना किताबें आपका कंसंट्रेशन बिल्ड कर सकती हैं, जिसके बहुत फायदे हैं। हमारे साइंटिफिकली भी हमारे दिमाग की जो एक्टिविटी होती है वो फंक्शन करने लगती है, जिससे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है अगर आप दिन में 30 मिनट भी पढ़ते हैं, रोज एक आदत डाल लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके दिमागी मेमोरी रिटेंशन पावर धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और आप ज़्यादा याद रख सकते हैं। ये तो साइंटिफिक तरीका हुआ ही, प्लस किताबों से जितना कंसंट्रेशन बिल्ड हो पाता है उतना बाकी चीज़ों से नहीं हो पाता है। आप मूवी देखते हुए, क्योंकि सब कुछ आपको
परोसा जा रहा है। अभी जैसे मूवी आपको सामने दिखा रहे हैं वो चीज़, आपको बहुत कुछ विचार करने को अवसर नहीं मिलता है। किताबों में अवसर है आपको विचार करने को। मैं ये नहीं कह रही हूँ मूवीज में बिल्कुल अवसर नहीं है, परंतु जितना अवसर किताबों में है उतना अवसर तो उसमें नहीं है। क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली नोट करेंगे, जितना कंसंट्रेशन आप पढ़ते टाइम लगता है, क्या आपका टीवी के देखते समय या मूवीज देखते समय लगता है? नहीं। आप एक काम कर रहे हैं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप वहाँ सुन रहे हैं, आप इससे बात भी कर सकते हैं। किताबों के समय आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होता है, जो आपको अभी के लिए तो मददगार रहता ही है, प्लस आपके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको मददगार रहता है। किताबों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। जैसा मैं कह रही थी कि किताबें एक नाव की तरह है जो आपको कहीं पर भी ले जा सकती हैं। अच्छा, आपके पास पैसे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में, अगर कोई कहे कि मेरी तो है हैसियत, मैं क्यों किताबें पढूं, मैं तो जाऊंगा दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है जाओ, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में तो पहुंच जाओगे, लेकिन 1000 साल पहले तक कैसे पहुंचोगे? 1000 साल बाद की इमेजिनेशन आप कैसे करोगे? आपको पैसे ये सब इमेजिनेशन नहीं करा सकते। दिस इज व्हाट दे मीन व्हेन दे से मनी कांट बाय एवरीथिंग। पैसा आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता है, लेकिन क्या आपको टाइम ट्रैवल करा सकता है? नहीं करा सकता। पैसा नहीं करा सकता है। आपकी विचारधारा करा सकती है, किताबें करा सकती है। हैरी पॉटर की दुनिया है, उड़ रहे हैं वो, हम आप भी उड़ सकते हैं उसके थ्रू, पढ़ने के थ्रू। ऐसे बाहर जाएंगे तो क्या आप सच में उड़ सकते हैं? झाड़ुओं पे सच में उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन इमेजिनेशन के थ्रू एक लंगड़ा भी उड़ सकता है। किताबों के थ्रू, जिसने किताबें जीवन भर पढ़ी है, उसके थ्रू एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है पूरी दुनिया को। बड़ी घटना याद में आ रही है, पर ना इतना समय है और बहुत चीजें मन में है, तो कहने का तो बहुत कुछ भाव है आपको, लेकिन एक चीज जरूर पढ़नी चाहिए। हेलन केलर का मैंने उस दिन बताया था कि कुछ हेलन केलर, आपको कुछ पता है हेलन केलर के बारे में? अंधी थी और नहीं, अंधी थी और बहरी थी। अंधी थी और बहरी थी। मोस्टली व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जो व्यक्ति अंधा होता है उसको तो सुन सुन के सिखाया जा सकता है कैसे बोलना है, और जो व्यक्ति मात्र बहरा होता है वो आंखों से बहुत कुछ समझ सकता है। पर जो व्यक्ति अंधा और बहरा दोनों है, उसको एक तरह से इनपुट का कुछ साधन नहीं रह जाता है। समझ पा रहे हैं ना? या तो हम पढ़ के सीखते हैं या तो हम सुन के सीखते हैं। जनरली यही तो इनपुट के साधन होते हैं। तो उसको बहुत इनपुट का साधन नहीं रह जाता है। तो जनरल केसेस में ये होता है कि जो अंधे होते हैं और बहरे होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। हेलन केलर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लिखी है खुद ही, अंधी बहरी थी, ऑलमोस्ट बचपन से ही, कुछ महीनों की थी जब वो किसी बीमारी के कारण अंधी बहरी हो गई थी। तो एक तरह से उनको ऐसा नहीं था कि पहले के जीवन में कभी उन्होंने कुछ बोलना चलना सीखा हो और फिर वो बाद में अंधा बहरापन आया हो, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि तब उन्होंने चलना भी नहीं सीखा था, बोलना भी नहीं सीखा था, इतनी छोटी उम्र में भी अंधी बहरी हो गई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जन्म से अंधी बहरी थी। उनके वो भी बड़ा इंस्पायरिंग है। उनके टीचर का भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने कितनी मेहनत कर, कितने पेशेंस से, धैर्य से उनको पढ़ाया। बाद में वो पढ़ती थी, बाद में वो ब्रेल लिपि, जो आप समझते हैं ब्रेल, जिसकी बात आ रही थी कल भी आज भी, ब्रेल लिपि होती है जो अंधे बहरों को पढ़ने में मदद करती है। तो उसके थ्रू उन्होंने पहले तो उन्होंने लिप रीडिंग सीखी। लिप रीडिंग मतलब पहले उन्होंने बोलना कैसे सीखा, तो उनकी जो टीचर थी ना, एनी सुलिवन, तो उनके ओठों को टच कर करके उनके ओठों के मूवमेंट से उन्होंने बोलना सीखा। बाद में उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी, वो अपने आप में अलग कहानी है। मैं कहना ये चाहती हूँ, बाद में वो हेलन केलर वो लिखने लगी, उनकी कुछ किताबें हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में स्पीचेस देने लगी अंधी बहरी होकर। पढ़ने की इतनी ताकत है कि अंधे को अंधत्व नहीं रहता, बहरे को बहरापन नहीं रहता। हेलन केलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है, मुझ पर दया मत करो, डोंट पिटी फॉर मी फॉर आई हैव नो आईज, पिटी फॉर दोज
who have no vision. जिसको मुझ पर दया मत करो, क्यों? मेरे पास आंखें नहीं हैं, आप मुझ पर दया क्यों करते हो? दया तो उन पर करो जिनको आंखें होने के बाद भी दृष्टि नहीं है। दृष्टि मतलब देखने का तरीका नहीं है, जो आंखें होने के बाद भी चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उन पर दया करो। एक और सिमिलर घटना ध्यान में आ रही है। दिल्ली में एक जन थे, मैं बहुत शॉर्ट में समाप्त करूंगी, जिन्होंने एक विकलांगों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें वो बड़ा स्पॉन्सर करते थे, ध्यान रखते थे। लेकिन क्या होने लगा, और उनका मेडिकल खर्चा भी करते थे। जिनके पैर वगैरह नहीं होते थे तो वो उनको आर्टिफिशियल पैर वगैरह भी बिठाते थे। उन्होंने थोड़े सालों बाद क्या देखा कि ये व्यक्ति आगे चलकर, कुछ व्यक्ति बुरे कामों में एंगेज हो रहे हैं। बुरे काम मतलब गुंडागर्दी आदि आदि, चोरी वगैरह। उन्होंने मन में सोचा कि क्या ये अच्छा हो कि हम इन्हें पैर तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें सही दिशा ही पता नहीं हुई तो इनको ये पैर देने का क्या मतलब है? तो क्यों ना हम इनको दिशा दें। तो उन्होंने फिर बहुत खर्चा करके एक लाइब्रेरी खड़ी की, बड़ी सारी, क्योंकि जो एक नॉर्मल इवन स्टैटिस्टिकल रेशियो है। स्टैटिस्टिकल रेशियो मतलब आप अगर उठा के देखेंगे क्या चल रहा है कंट्रीज में अलग अलग, आप देखेंगे जितना जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट समझते हैं, पढ़े लिखे लोग जितने जहां ज्यादा हैं उतने वहां क्राइम्स कम होते हैं। ये नेचुरल चीज है। तो क्या ही अच्छा होता कि हम इनको पढ़ाते, तो इनको दिशा अपने आप ही मिल जाती। पढ़ने का बहुत महत्व है। मैं महापुरुषों की थोड़ी सी मैं फॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से जनरल टॉक भी करना चाहती हूँ, थोड़ा मुझे समय दें। ठीक, जूलियस सीजर लिख के लाई थी मैं कुछ चीजें। जूलियस सीजर के बारे में आता है। जूलियस सीजर किताब है, देखिए आपने? जूलियस सीजर जो हमारे होंगे उन्होंने देखी होगी। मैं बड़ा परेशान हो रही थी उसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं। जूलियस सीजर किताब है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, सीजर था, जो जूलियस सीजर था, मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक, वो एक बार उनकी जहाज पलट गई। तो पहले बड़ा वाटरवेज से आना जाना होता था, एयरवेज थे नहीं, ट्रेन वगैरह थी नहीं, लोग नावों के जरिए, जहाजों के जरिए ही आना जाना किया करते थे। अब और इसमें रिस्क बड़ा होता है, क्योंकि वो दिनों तक, अगर बहुत बड़ा समुद्र हुआ, जर्नी दिनों तक चलती है, और पानी का बहाव मौसम पर बड़ा डिपेंड करता है। पल में ही पलटा खा जाए और कोई भरोसा ना रहे, समुद्र जैसी जगह। और बहुत बार ऐसा होता था कि समुद्र जहाज के जहाज निकल जाते थे। खैर, उन्होंने जूलियस सीजर का एक जहाज पलटा एक बार, और उनका सब बहुत सोना कमाया हुआ लाया था, जीता हुआ लाया था दूसरे देशों से, तो वो बड़े महंगे हीरे जवाहरात थे, वे सारे डूब गए। जूलियस सीजर अपने दांतों में किताब लेकर समुद्र बचा हुआ तैरे और तट पर पहुंचे। लोगों ने कहा, किताब ले, इतना कमा के लाए थे तुम, कुछ ले ही आते, हाथ में ऐसे ही आ गए, खाली हाथ आ गए। उन्होंने कहा, जूलियस सीजर ने, शेक्सपियर ने उनकी बुक में लिखा है, सीजर ने कहा कि सोना तो बाद में भी आता रहेगा, ये किताब जो मेरे दांतों में मैंने दबा के लाई है, ये मेरे पास बार बार नहीं आएगी। किताबों ने मुझे सोना कमाने की विद्या सिखाई है, सोने में इतनी ताकत कहाँ कि वो किताबों की विद्या मुझे दे सके। तो इस तरह कवियों ने, लेखकों ने लेखन से, मात्र लेखन विचारधारा को प्रभावित करता है, मैं इस चीज की बात कर रही थी, पर मात्र विचारधारा को प्रभावित नहीं करता है, हर एक चीज को लेखन प्रभावित करता है। पहले के जमाने में क्रांतियां हो जाती थी मात्र लिखे हुए के बल पर, जो लिखा गया है, जो बोला गया है, मात्र उसके बल पर क्रांति समझते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अभी क्रांति के लिए बगावत शब्द बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समवॉट क्लोज है, समझते? समवॉट क्लोज मैं किसी सेंस में कह रही हूँ, बगावत इन द सेंस जो चल
मिला ढला पैटर्न है उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्य में मान्य नहीं है मान लो, और उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्रांति, हम इस शब्द को क्रांति ही रहने देते हैं, बगावत की तरफ नहीं जाते। चलिए कोई बात नहीं, मैं उस सेंस में कह भी नहीं रही थी बगावत शब्द को खराब सेंस में, लेकिन उसको एक नेगेटिव सेंस में लिया जा सकता है, इसलिए हम क्रांति को क्रांति ही रहने देते हैं। रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ पता है 1700s में, कितना हुआ? 1790 कितना हुआ, कब हुआ? आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ किताबों की वजह से हुआ, लिखे हुए की वजह से हुआ। इसलिए एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। किताबों से आप तलवारों से आप कितने जीवन बदल दोगे, मार काट के आप कितने जीवन बदल दोगे, और कितनी बार बदल दोगे, और कितने समय के लिए बदल दोगे। आज आप एक खराब व्यक्ति को तलवार से नष्ट कर भी देते हैं, कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे? क्या आप हर समय तलवार लेके खड़े रहेंगे? कितने लोग तलवार लेके खड़े रहेंगे? किसकी किस पर नजर होगी? पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। किताब कलम वह काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर सकती है। इसलिए अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी अपने दरबारों में नवरत्नों आदि, आपने देखा होगा अकबर के नवरत्नों में कई सारे कवि थे, बीरबल तो थे ही जो उनकी सलाह मशवरा करते थे, जो कि अपने आप में प्रकांड विद्वान थे। हमारे बनारसी दास जी, आप जानते हैं बनारसी दास जी का नाम सुना? वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो कहने का मतलब ये था, पहले के राजा महाराजा कवियों को भी रखते थे। क्यों रखते थे? माइंड सेट ठीक करने के लिए, दिमाग ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर दिमाग ठीक है तो सब ठीक है। अगर लिखने बोलने के बल पर ये बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई बरगला रहा है मतलब अपने लक्ष्य से विमुख हो रहा है, तो एक किताब में कवि में ये सामर्थ्य हुआ करती थी कि वो वापस उसको ट्रैक पर ला पाए। इस कारण बीच में जब बहुत क्रांति की आवश्यकता थी, तब वीर रस की किताबें लिखी गईं। आदि समय की नज़ाकत देखकर क्यों लिखी गई? क्योंकि किताबों में इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे माइंड सेट को चेंज कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही किताबों का चुनाव करें। सही किताबें चुन ली तो अच्छा काम हो गया, अगर सही किताबें नहीं चुनी तो फिर क्या पढ़ा? The man who doesn't read good books is as good as a man who doesn't read at all. जो व्यक्ति अच्छी किताबें नहीं पढ़ता वो तो बस उसी की तरह है जो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो आप निगेटिव दिशा में ही जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है हम सही किताबों का चयन करें। ऋग्वेद आदि में भी लिखा है कि दीक्षांत के समय, पहले के ज़माने में आचार्य या शिक्षक अपने बच्चों को कहा करते थे कि स्वाध्यायेन मा प्रमद। आप जीवन में कुछ भी करो। दीक्षांत का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि दीक्षा का अंत, मतलब आपकी जो शिक्षा है, भाई कब से पेन से खेल रहे हो, रहने दो, अभी कुछ लिख तो नहीं रहे हो वैसे। दीक्षा का अंत मतलब अभी आपके शिक्षण का, एक फॉर्मल शिक्षण का अंत हो गया है, उसको दीक्षांत, जिसको आज के भाषा में फेयरवेल कह देते हैं। तो दीक्षांत में ये कहा जाता था कि स्वाध्यायेन मा प्रमद, कि ये आपकी फॉर्मल शिक्षा का अंत हुआ होगा, क्योंकि आप घर से बाहर वैसे भी कितने दिन रह लेंगे, आपको कभी ना कभी तो घर लौटना पड़ेगा। लेकिन आप जीवन में कभी भी स्वाध्याय मतलब खुद के अध्ययन से आलस मत करना। ये मत समझना कि आपका विद्यार्थी का फेज चला गया, आपका पढ़ने का पीरियड चला गया है, अब तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बिना पढ़े ठीक चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ से आए मंगलायतन से, वहाँ पर एक कहना चाहिए मंगलायतन के जन्मदाता, मंगलायतन के सब कुछ, एक आदरणीय पवन ताऊ जी हम उनको बुलाते थे, वे हुए बड़े ही, अब क्या कहना चाहिए, बड़ी ही दूरदृष्टि थी, बड़े ही महान व्यक्ति एक हुए हैं। वो एक बार पापा जी बताते हैं, वो और पापा जी एक बार बैठे हुए थे, तब उनका बहुत पॉलिटिकल होल्ड था। वे पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और बहुत पॉलिटिक्स में होल्ड था। पॉलिटिकल होल्ड था तो वे स्वयं पॉलिटिशियन नहीं थे, पर पॉलिटिशियन से उनके कनेक्शंस। अब एक बार 2-4 कुछ डीएसपी वगैरह मिलने हैं उनसे, और वो मिलने आए और कुछ प्रोफेसर भी मिलने आए कहीं के। वो सब लोग बैठे हुए थे, तो 2
प्रोफेसर 11:30 बजे एक प्रोफेसर, इतने बड़ी अच्छी लोगों की मीटिंग में से एक प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है अभी मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। वो प्रोफेसर थे ट्रिपल PhD होल्डर, लोगों की एक PhD करने में जान निकलती है, जिसे पोस्ट डॉक्टरेट कहते हैं, वो सॉरी डॉक्टरेट कहते हैं, डॉक्टर इन फिलोसफी। इसके बाद PhD के बाद एक डिग्री होती है, अगर कोई और पढ़ना चाहता है PhD के बाद और रिसर्च करना चाहता है तो एक पोस्ट डॉक्टरेट होती है। किसी ने पोस्ट डॉक्टरेट कर दी तो मान लो उसका बहुत ही वैल्यू हुआ करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। ये दूसरी PhD की बात है। वो प्रोफेसर ट्रिपल PhD होल्डर थे, ठीक है। उन प्रोफेसर ने बोला मैं जाता हूँ, तो ताऊजी बोले, पवन ताऊजी को ताऊजी बोल रहे हो, ताऊजी बोले आपका लेक्चर तो 2 बजे है, आप अभी क्यों चल रहे, 11:30 बजे क्यों बोल रहे हो मुझे जाना है? वो कहते हैं नहीं, मुझे पढ़ना पड़ता है। कभी भी हमारे जीवन में भी एक प्रेरणा की बात ये है, हमारे जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हो अरे बालबुद्धि तो पढ़ाना है, नमोकार मंत्री तो पढ़ाना है बच्चों को, इसमें क्या है, जाने के 2 मिनट पहले भाग उठाएंगे और चल देंगे। नमोकार मंत्र तो कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ये अन्याय ना हम बच्चों के साथ करें, ना हम स्वयं को इस धोखे में रखें कि हम बहुत जानते हैं और हम बहुत पढ़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हम ना स्वयं के साथ अन्याय करें और हम ना सामने वालों के साथ अन्याय करें। कभी भी हम पढ़ रहे हैं तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाएं। कभी भी पढ़ना काफी नहीं हुआ करता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ करता है किसी भी स्टेज पर पहुंचकर कि आपने अब बहुत पढ़ लिया, अब बस, ऐसा नहीं हुआ करता है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। ठीक, मैं तो एक मतलब की बात पे आती हूँ। मैं जैसा कह रही थी कि मैं आपको इंटरैक्टिव कुछ बातें करना चाहती हूँ। उसके पहले और एक कोट, अ रीडर लिव्स, कंप्लीट तो करो, नहीं, अ रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज। कहाँ पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा? पक्का? येलो वाला जो है वो है, A reader lives 1,000 lives before he dies। देखो एक हमारी आदत होनी चाहिए, कहीं भी ऐसे कोट्स स्लोगन्स लिखे हो ना, बहुत जगह ऐसे होते हैं। आपका सरकारी स्कूल है ना, आपके यहाँ लिखे वॉल्स पर कोट्स वगैरह लिखे, कोटेशंस वगैरह? हाँ, ऐसा नहीं, मतलब मैंने जनरली जितने सरकारी स्कूल्स देखे हैं ना, बहुत दीवार पर कोट्स, श्लोक वगैरह वगैरह लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, खैर मैं कह रही हूँ हमारी आदत होनी चाहिए कि हम पढ़ते रहें, कई बार, हर बार नहीं लेकिन कई बार रेलवे स्टेशन पर भी लिखा हुआ होता है। कहने की बात क्या है, मैंने इस बात से कहा कि जैसे लाइब्रेरी में भी हमने लगाए हैं, ये बड़े ही मीनिंगफुल थॉट प्रोवोकिंग कोट्स हैं। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, आप जितना पढ़ते जाएं आपको हमेशा नए नए अर्थ उसके खुलते जाएं इस बारे में। रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, वहाँ आधा कोट लिखा है क्योंकि शायद वो अपने पोस्टर की सीमा होगी वहाँ। ये भी जॉर्ज R.R. मार्टिन का कोट है, जिनका ये पहला वाला कोट था। उन्होंने लिखा है, ये बचा हुआ कोट ऐसा है कि रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, द वन हु डजंट रीड लिव्स ओनली वन। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो एक ही जिंदगी जीता है, ऐसा वहां लिखा है, पता नहीं एक भी जीता है कि नहीं। जो व्यक्ति पढ़ता है वो मरने के पहले हजारों जिंदगियां जी लेता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन जीना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हर एक अगर व्यक्ति अपने जीवन को पूरा इतमभूत जीवन की सारी कोर मेमोरीज आपके सामने रख देता है, कोर एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख देता है, तो एक तरह से आप जी ही तो लिए उनको। आपने किताबों में इतनी ताकत होती है कि किताबें आपको रुला सकती है, किताबें आपको हंसा सकती है, आपको झकझोर सकती है, आपका जीवन परिवर्तित कर सकती हैं, अच्छे झकझोर सकती हैं। अच्छे राजा महाराजाओं का जीवन परिवर्तित होते देखा है, अच्छे संतों का जीवन परिवर्तित होते देखा है। दोनों तरफ की बातें हैं। किताबों का मैं महत्व बताना चाहती हूँ। रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, एक पढ़ने वाला व्यक्ति मरने के पहले हजारों जीवन जी लेता है।
आप एक किताब पढ़ते हैं, आप उसमें ही कितनी जिंदगियां जी लेते हैं, कितनी जिंदगियां जी लेते हैं। मतलब जो मैं अभी कह रही थी, आप हंसते हैं, रोते हैं, आपको नए अनुभव मिलते हैं। मान लो आप उस दुनिया में ही जाके आप मान लो उसी दुनिया के कैरेक्टर बन गए हैं और मान लो आप उसी में जी रहे हैं। समझ रहे हैं? मुझे पता नहीं है आपके साथ होता है कि नहीं, पर आप इमेजिन कर रहे हैं। अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हैरी पॉटर का लोगों में अट्रैक्शन रहता है, जो फैंटेसीज रहती है इसका अट्रैक्शन बहुत रहता है। तो मान लो आप उसी की दुनिया में रह रहे हैं या उसी दुनिया में जा रहे हैं, मान लो आप भी उनमें से एक हैं। अब इमेजिन करो आप, तो आप पाएंगे अपनी इमेजिनेशन में कि आप भी वैसे ही हैं, आपके भी वो दोस्त हैं, हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर और क्या क्या। तो मानो आप उनकी दुनिया में ही रह रहे हैं, पढ़ते टाइम भी मान लो आप उनकी दुनिया में ही रह रहे हैं। और रीडर लिव्स 1000 लाइफ बिफोर ही डाइज। ये सारा मजा उसके जीवन में नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, पढ़ने का शौकीन नहीं है। ये सब उसके बस की बात नहीं है। किताबें कितनी ही दुनिया में आपको ले जा सकती है। आपको किस जमाने की दुनिया में जाना है आप बताइए तो सही। किताबें आपको झटके पलक में चलते ही 1000 साल पहले ले जा सकती है। और क्यों 1000 साल बाद नहीं ले जा सकती? इमेजिनेशन से तो कुछ भी हो सकता है। कोई ये भी इमेजिन करके लिख सकता है कि आगे क्या होगा, इमेजिन करके लिख सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी की ऐसी बुक्स लिख सकता है, या फिर हमारे शास्त्र देख लो जो कहते हैं कि 5वें काल के अंत में ऐसा होगा, 6वें काल के प्रारंभ में ऐसा होगा। तो ये सारी बातें तब भी हो सकती हैं। तो सीधी बात, मेरा बहुत मन था, आपको पता नहीं आपको वो कोट्स समझ में आते हैं कि नहीं। मैं चाहती हूँ अगर कोई भी व्यक्ति आए, आप ये कोट्स उनको समझाने में आप स्वयं सक्षम हो। आपकी लाइब्रेरी में ये कोटेशंस लगे हुए हैं, तो इनको आप समझाने में सक्षम हो कि आप समझ पा रहे हैं। अ रीडर लिव्स 1000 लाइव्स बिफोर ही डाइज। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? रीडर, पढ़ने वाला व्यक्ति, लिव्स 1000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, मरने के पहले हजारों जीवन जी लेता है। दूसरा कोट वहां लगा हुआ है, माइंड नीड्स बुक एज अ स्वॉर्ड नीड्स वेटस्टोन इफ इट इज टू कीप इट्स एज। जो मैंने बताया शुरुआत में, वेटस्टोन वो औजार है जिससे तलवार आदि को धार की जा सकती है। वैसे ही दिमाग को धार करने के लिए किताबों की जरूरत होती है और निरंतर जरूरत होती है। पहले पढ़ ली बाद में छोड़ दी, ये कोई बात नहीं हुआ करती है। ठीक है, थोड़ी मैंने जो कहा मैं इंटरैक्टिव बात करना चाहती हूँ। किताबों का हमने देखा जीवन में महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। हमारी विचारधारा को परिवर्तित करने में महत्व होता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में महत्व होता है किताबों का, क्योंकि किताबों के थ्रू हम बहुत सारी जिंदगियां जी चुके होते हैं, जिससे हमारे अंदर सिंपैथी, कंपैशन, दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव आदि होते हैं। हम अपने आप इतना, हमारे पास समय बचता नहीं है। एक बार जो व्यक्ति किताबों में घुस जाता है उसके पास इतना समय बचता नहीं है कि वो दूसरों से ईर्ष्या मत्सर करता रहे। तो किताबों की दुनिया आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड करती है, ये तो इनके फायदे हैं ही। इसके अलावा किताबों के क्या कुछ फायदे हैं? देखिए, एक लौकिक फ्रंट पे मैंने जैसा कहा बड़ा इंटरैक्टिव। लौकिक फ्रंट पे अगर आप जाएंगे तो आपको, अगर किताबें क्यों पढ़ना, मैं आपको एक सीधी बात बता रही हूँ। हमने जो लाइब्रेरी शुरू की है, लाइब्रेरीज, मैं तो कहती हूँ लाइब्रेरीज आर नॉट अ लग्जरी। ये लग्जरी नहीं है लाइब्रेरी कि वाह हमारे पास लाइब्रेरी है, हम जब चाहे पढ़ सकते हैं। इट इज अ नेसेसिटी। आपको पढ़ना है, ये हम ऊपर से कंपल्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके जीवन की नेसेसिटी है कि आपको पढ़ना है। जिस तरह कोई भी फूड के बिना आपका जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा, जैसा मैं कह रही थी, बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा, जैसे पढ़ने के बिना, किताबों को पढ़ने के बिना भी आपका जीवन बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। लोग कहते हैं बुकवर्म होके क्या होता है, स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। आप ये शब्द सुनेंगे, बुकवर्म मतलब किताबों में घुसने से क्या होता है, थोड़ा बाहर की दुनिया देखना चाहिए, थोड़ा 4 लोगों में बैठना चाहिए, थोड़ा लोग क्या बोल रहे हैं समझना चाहिए। ठीक है, लिमिट तक स्ट्रीट स्मार्ट होना ठीक है। सब्जी के भाव, दाल के भाव किताबों में नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन लोगों की बातों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनके विचारों में दिशा ही नहीं होती है, और जो दिशाहीन लोग बातें करते हैं उनकी बातों से कोई सेंस नहीं निकलता है, उससे हम भी दिशाहीन बन जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ठीक है स्ट्रीट स्मार्ट होना, मानती हूँ, पर बहुत
उसके पछड़े में नहीं उलझना चाहिए। सबका अपना अपना है देखो, लेकिन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का अपना एक अलग कंसेप्ट है। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको लोगों में घुलना मिलना पसंद है, इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको अपने अपने में रहना पसंद है। इंट्रोवर्ट्स में खूबी आपको देखने को मिलेगी, जनरली इंट्रोवर्ट्स बड़े पढ़ाकू होते हैं, और जनरली ऐसा होता है ये इंट्रोवर्ट्स काफी सक्सेसफुल पदों पे जो रहते हैं, ये इंट्रोवर्ट्स ही वहां तक जा पाते हैं। सबका मन रखते रहेंगे, सबकी शादियों में जाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, मैं किसी चीज को अपोज नहीं कर रही हूँ, पर आपको एक सोचने के लिए पीस ऑफ एडवाइस। लोग आपको तरह तरह की चीजें कहेंगे कि आपको लोगों में उठना बैठना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से आपको कितना फायदा मिल रहा है। ये टाइम क्या हुआ हमारा? 8:15। ठीक है, अभी करते हैं। आप लौकिक क्षेत्र में भी जब जाते हैं, क्योंकि किताबें आपको ऑलमोस्ट टेल यू एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं लोगों के साथ बैठना चाहिए, पता चलता है। किताबें आपको बोलना भी सिखाती हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पढ़ना तो सिखाती है, आप पढ़ तो लेते ही हैं, चीजों के बारे में तो सिखाती है, किताबें आपको बोलना भी सिखाती है। इसके लिए आपको लोगों में रहने की बहुत जरूरत नहीं है। एक ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति जनरली अपने आप में विनयशील हुआ करता है, सोच का धारक हुआ करता है। नेपोलियन बोनापार्ट, मैं बोलना भूल गई, नेपोलियन बोनापार्ट पता है? और शासक हुए, हम समझ सकते हैं, बहुत युद्ध भी किए उन्होंने। वो हमेशा युद्ध पर जाते समय भी अपनी किताब साथ में रखते थे, हमेशा कोई ना कोई किताब साथ में रखते थे। क्यों? जरूरी लगता था, मनोबल बढ़ाता है, इसलिए किताब साथ में रखते थे। खैर, ये जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए, आप एक कॉमन चीज सब में देखेंगे, सब पढ़ते थे। सिर्फ उनकी बात नहीं है, इफ दे कैन वी कैन टू। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लौकिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो आप कभी भी लौकिक क्षेत्र में भी आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप स्कूल का पढ़ लेंगे, इवन मैं तो कहती हूँ स्कूल को भी बहुत अच्छे से। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है, लेकिन दुनिया में 75 मिलियन लोग, मिलियन इज 1 मिलियन इज 10 लाख, गणित करते रहो, 750 लाख लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है, पढ़ने की जिनको स्कूल आदि की सुविधा ही नहीं है। तो हमें ये पढ़ने की सुविधा है, हमें इसको भी बड़े सीरियसली लेना चाहिए। हमें पढ़ाई भी बड़े लगन से करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो 11वीं 12वीं के लिटरेचर में पढ़ा है, मुझे इतनी कुछ चीज़ें पसंद आई कि वो किताबें मैंने रखी हैं, लाइब्रेरी में भी रखी हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। हम किताबों को ये सोच के ठुकरा देते हैं कि इसमें क्या होगा, और एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट बनाती हैं। 7वीं 8वीं में पढ़ी हुई पोएम्स अभी भी पद पद पर ध्यान दिलाती हैं। हरिवंश राय बच्चन की किताबें अभी भी पद पद पर ध्यान दिलाती हैं। खैर, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग में भी आप अच्छे से बोलना चाहते हैं, आप अच्छी लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं। मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है। रिपीट कर रही हूँ मतलब मैं उस दिन बोल चुकी थी, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है कि लोग में भी अगर आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को देखिए तजुर्बा करते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, फिर लोग क्या कह के छोड़ देते हैं, अरे ये इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है, ये तो सब अच्छे से कर लेते हैं। ये ध्यान में रखना, कितनी भी मेमोरी शार्प हुई है, कभी भी मेमोरी शार्प होने का परिणाम नहीं हुआ करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना धैर्य रखता है, कितने अच्छे से बात करता है। ये पढ़ने का परिणाम हुआ करता है। आप लोग में कंपटीशन में भी उतरेंगे तो भी आपको जरूरी लगेगा, आप अगर किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएंगे। और आपको टिकना तो है, आपको आपकी लाइफ का डिसीजन आपको बनाना है। अगर आपको पैसे भी कमाने हैं तो भी आपको अच्छा पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, और अच्छा पढ़ा लिखा होने के लिए मात्र स्कूली रटंत विद्या से तो काम चलेगा नहीं। आपको हर चीज़ की पढ़ाई करना जरूरी है। मैंने कुछ बच्चों को बोलते हुए ये भी सुना, कुछ बच्चे खुद ही बोल रहे थे, अंग्रेजी पढ़ के हम क्या करेंगे, अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं। आप मजाक में बोल रहे थे, सीरियसली बोल रहे थे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं एक आपको रिजोल्यूशन देती हूँ। भाषा कभी अपने आप में अच्छी खराब नहीं हुआ करती है। अंग्रेजी गुलामी की भाषा है, लोग ब्लेम करते हैं। देखो, वो एक अलग इशू है कि लैंग्वेज अपने आप में बहुत प्रभाव रहता है लैंग्वेज का हमारी संस्कृति पर, लेकिन आज हम अपना परिवेश देखें
और एक हम लॉजिकल बात सोचें तो भाषा कभी भी अपने आप में अच्छी बुरी नहीं हुआ करती। भाषा एक हमारे विचारों के आदान प्रदान का मात्र साधन हुआ करती है। आप किसी भी साधन से का यूज करो, आपको बस ठीक लग रही है जाने के लिए, आप बस यूज करो, आपको ट्रेन ठीक लग रही है, आप ट्रेन यूज करो, आप प्लेन में जा सकते हैं, प्लेन में जाओ। साधन की कोई बात नहीं, पहुंचना वहां तक जरूरी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? वैसे ही भाषा, किस भाषा में आप कन्वे कर रहे हैं वो बहुत मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज आपकी बातें, आपके विचार दुनिया तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हम ऐसी भाषा प्रेफर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब एक रेशो निकाल के देख लो तो एक चीज़ जो सारे देशों में कॉमन है, जनरली आप किसी और लैंग्वेज में नहीं बोल पाते, जनरली लोग इंग्लिश में बोल पाते हैं, लोग जनरली इंग्लिश समझ पाते हैं। आप अपनी बहुत छोटी दुनिया में रहे हो, आप अपने घरों से आए हो, आप छोटी अवस्था में आए हो, आप यहाँ 3 साल 5 साल जितना भी जो भी है आप यहाँ रहेंगे, आप एक सिमटी हुई दुनिया में रह रहे हो, आप निकले नहीं हैं बाहर, तो आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है बाहर की चीज़ों, तो आपको ये बहुत ईजी लग रहा है कि नहीं मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मुझे बहुत हार्ड लगती है इंग्लिश, या मुझे कोई मतलब नहीं इंग्लिश से। लेकिन आप बाहर की दुनिया में निकलोगे तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि आपको कितना महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल भी मातृभाषा की कमतरता नहीं बता रही हूँ। किसी दिन हम मातृभाषा पे मेरा मन बड़ा अपन स्पीच वगैरह अरेंज करेंगे, इसकी कमतरता नहीं बता रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमारी हिंदी या मातृभाषा जो भी है हमारी बहुत सशक्त होनी चाहिए, पर ऐसा होने के बावजूद भी इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन द आउटर वर्ल्ड, बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में जैसे हम कहें आप इंग्लिश को सीखें। आज के दौर में अगर कोई फ़ोन चलाना नहीं जानता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, तो उसकी लाइफ थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि आजकल वो एक नेसेसिटी सी बन चुकी है। वैसे आज इंग्लिश एक नेसेसिटी बन चुकी है। मैं जानती हूँ, मानती हूँ, अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगती है आप कहीं से शुरू करो, क्योंकि ध्यान रखना भले ही आपसे छोटी होगी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज तो सबकी होती है ना जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ता है ना। एक टाइम तो ऐसा भी था, हैरी पॉटर उठाई, एक लाइन पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया, किताब वापस लाइब्रेरी में रख दी, अपना आके दूसरी किताब पढ़ने लगी। सबका होता है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। लेकिन आज इजी लगता है वही चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरू किया है। पर्सनली मैं बताना चाहूँगी, मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं इस बात पे कभी बोली हुई नहीं हूँ, लोगों के सामने ऐसे खुल के बहुत बोलने का मौका भी नहीं पड़ा है, लेकिन आज प्रसंग है, लोग समझते हैं, लोग कभी पूछते भी हैं कि आप जैसा मैंने कहा आसपास वाले भी पूछते हैं, आप हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, लोग समझते होंगे मुझे आज भी हर दिन कमियां समझ में आती हैं और हर दिन नई बातें सीखने को मिलती हैं। मुझे लैंग्वेजेस सीखना बहुत पसंद है, मुझे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में बड़ा इंटरेस्ट है। इंग्लिश भी हर दिन मेरी गलतियां निकलती है, हर दिन नई चीज़ें नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, पर ऐसा समझते हैं लोग कि आपकी ठीक ठाक है, अच्छी है। मैं ये पूरा क्रेडिट देती हूँ पढ़ने को, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं आप अच्छा बोल पाते हैं, आप अच्छा सोच पाते हैं, आपके भाषा बहुत सशक्त होती जाती है, आपको अच्छी भाषा करनी है। लोग कहते हैं हम इंग्लिश कैसे सीखें, मैं आपको एक बताऊं, ग्रामर के रूल सीखने से इंग्लिश नहीं आती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इज दैट प्लस प्लस, मुझे टेंसेस के पूछ लो मैं एट रैंडम नहीं बता पाऊंगी। हाँ, मैं सोच के ऑफ कोर्स बता सकती हूँ, पर ऐसे रूल्स को याद करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात नहीं आती है। आप एक किताब पढ़ लो कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है और चले जाओ हाईवे पे चलाने, बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। वही स्थिति है, ग्रामर के रूल्स पढ़ लो और चले जाओ बोलने, नहीं बोल पाओगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी हिंदी आप सुधारें, आपकी इंग्लिश आप सुधारें, आप पढ़ें, आप कहीं से शुरू करें। हमने जो कुछ कॉमिक बुक्स लाई हैं पतली पतली, मुझे देखते ही कॉमिक बुक्स यहाँ पर आ चुके थे और आप लोग छुट्टियों में गए थे तब ये बुक्स ली थी जयपुर से, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अगर बच्चों को कहीं से शुरू करना है, अगर बच्चों का ऐसा है कि वो बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो कहीं से शुरू करें। और कहीं से शुरू करने के लिए कॉमिक्स से बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स बड़े एंगेजिंग होते हैं, उसमें एक मूवी की तरह कुछ चित्र दिए हुए होते हैं, दो लोगों में वार्तालाप बताया गया होता है,
तो बड़े ही एंगेजिंग होते हैं। हमने जो अभी के लिए कॉमिक्स लाए हैं, हम ऑफ कोर्स इस कलेक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 2-3 बार में ही लाए गए हैं। हमारे पास ना बहुत टाइम था, ना बहुत रिकमेंडेशंस थे। आप लोगों का इंटरेस्ट देके हम और भी लाएंगे। पर आप कहीं से नहीं तो उस कॉमिक्स से पढ़ना शुरू करें। बड़े छोटे डायलॉग्स है, बड़ी पतली किताबें, आप जल्दी पढ़ पाएंगे। एक बहुत सजेस्ट करूँगी, इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है, आप डिक्शनरी पास में लेके बैठें। आपके पास आप एक पर्सनल डिक्शनरी रखें, छोटी बड़ी रखें, कैसी भी रखें, आप एक पर्सनल डिक्शनरी रखें। अपनी लाइब्रेरी में तो बड़ी है ही, आप कभी भी चाहें तो लाइब्रेरी में आके वो कर ही सकते हैं। एक बात बस बता दूँ, अब मैं कैमरा के सामने कितना बोलूँ, पर हाँ नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, पर मैं बात पूरी करना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी डिक्शनरीज आप अपने साथ हमेशा रखें। मैं बचपन में, मेरे पापा जी की इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, मैं बचपन में भी जब कोई शब्द आता था, नहीं बनता था मुझसे, तो मैं पूछती थी उनको, वो बताते नहीं थे। वो कहते थे ये ऑक्सफोर्ड वाली जो नीली वाली रखी है ना, रख देते थे सामने लाके, पढ़ दो पेजेस, देखो, सीखो। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि देखो गूगल से वो फ़ायदा कभी नहीं हो सकता है। इंटरनेट पढ़ने का एक सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, कभी भी हेल्पफुल हो सकता है पढ़ने में। सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव, मतलब कभी पढ़ने का, किताबों का विकल्प नहीं हो सकता। इंटरनेट सहायक हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब क्या कि किताबें आप गूगल पढ़ेंगे, आप एक शब्द सर्च करेंगे, आपको उसी का अर्थ मिल जाएगा और ठीक है। आप वो डिक्शनरी पढ़ेंगे, आपको उस शब्द तक पहुंचने में बड़ा पसीना छूटेगा। उसके बीच में आप थक जाएंगे, आप थक के रुक जाएंगे तो आपको सामने कुछ शब्द लिखे हुए मिलेंगे, आप उनको पढ़ लेंगे, आप उनको सीख जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? पेज पलटते आपको अचानक लगेगा अरे ये क्या गया, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। और ये होता ही है। डिक्शनरीज रेफर करने वालों की वोकैबुलरी बढ़ती ही है। आप एक शब्द सर्च करने जाएंगे, उस बहाने आप 4 शब्द नए सीखेंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। हमने हिंदी टू संस्कृत टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, और एक कुछ हिंदी टू संस्कृत या इंग्लिश, ऐसी अभी 5 डिक्शनरीज हमने वहाँ पर रखी हुई हैं। आप मराठी की चाहे हम वो ऐड कर सकते हैं, आप जो भी चाहे हम ऐड कर सकते हैं। तो इन डिक्शनरीज को आप जरूर रेफर करें, आप इनको देखना सीखें। आप देखना सीखेंगे, आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ मोटी किताबें होती है, लेकिन आप एक बार उसका आर्ट सीख जाएं तो आप जल्दी डिक्शनरीज भी देख पाएंगे, जिसके बहाने आप बहुत सीखेंगे। आप कभी भी पढ़ें, आप डिक्शनरीज लेके बैठें। आप यहाँ की किताबों में नोट नहीं करें, लेकिन आप अपनी नोटबुक में वर्ड्स को नोट कर लें, तो आते जाते आप देखते रहें, उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज होगी और आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपको शुरू में कुछ समझ ना आए, पर आप डिक्शनरीज के थ्रू उन चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई तो हम लोग तो है नहीं। ठीक, मुझे और भी कई बातें करनी है जो हम बाद में करेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप पढ़ेंगे नहीं। आप एटलीस्ट इशू कीजिए बुक्स, आप एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए किताबों को। इनमें से करीब आधी किताबें मैंने खुद ने पढ़ी हुई हैं और आई मस्ट से दे आर हाईली एंगेजिंग। बहुत ही अच्छी किताबें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं। तो आप इनको ऐसे ही ना समझ लें कि ये हमारे काम की नहीं। मैं दावा करती हूँ अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित ही आपको भी ये किताबें बहुत पसंद आएंगी। आपको नहीं आती हैं तो आप दूसरी किताब उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आती है आप हमें बताइए, हम आपको और किताबें रख देंगे, उसमें दिक्कत नहीं। आप पढ़िए, हम चाहते हैं आप पढ़ें। इसके लिए आपको पढ़ने की हैबिट इंस्टिल करने के लिए हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये आपके लिए है, ये हमारे लिए है, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। तो आप हम सब पढ़ें, पढ़ाकू बने, आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ आज मैं समाप्त करती हूँ।